नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पैसा से पैसा, निवेश एवं कमाई के असली तरीके में। मैं हूं आपका होस्ट रमेश चौहान और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हुनर, भावना और कमाई तीनों को एक साथ जोड़ता है। आज का एपिसोड है कला से कारोबार, घर बैठे कमाई का जरिया। दोस्तों, हमारे आसपास कितने ही लोग हैं जो बहुत सुंदर चीजें बनाते हैं। हाथ से बने आभूषण, होम डेकोर, पेंटिंग, कढ़ाई, क्राफ्ट। लेकिन अक्सर यह कला सिर्फ शौक बनकर रह जाती है। आज के डिजिटल दौर में यही कला घर बैठे कमाई का मजबूत जरिया बन सकती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे हस्तनिर्मित उत्पादों की मांग भारत और विदेशों में तेजी से बढ़ रही है। इट्सी, इंस्टाग्राम और लोकल मार्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी कला को कैसे बेचा जाए। कौन से हैंडमेड प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा बिकते हैं। सही फोटो, स्टोरी टेलिंग और प्राइसिंग क्यों है सफलता की चाबी। और एक प्रेरक कहानी, एक गृहिणी से सफल उद्यमी बनने की यात्रा। अगर आप भी अपनी रचनात्मकता को कमाई में बदलने का सपना देख रहे हैं तो यह एपिसोड आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कला से कारोबार का यह सुंदर सफर। सोचिए, एक शांत सी दोपहर है, आप अपने घर में बैठे हैं और अपने हाथों से कुछ खूबसूरत बना रहे हैं। शायद कैनवस पर रंग भर रहे हैं या मिट्टी को कोई आकार दे रहे हैं। ये एक सुकून देने वाला शौक हो सकता है। लेकिन क्या हो अगर यही शौक आपकी आमदनी का एक जरिया बन जाए। एक ऐसा काम जो सिर्फ पैसे ही नहीं, हाँ, बल्कि पहचान और खुशी भी दे। बिल्कुल। और यही आज हमारी चर्चा का विषय है। कैसे अपनी इस कला को, इस हुनर को घर के एक कोने से निकालकर दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। आज हम खास तौर पर उन भारतीय कलाकारों और गृहिणियों की बात करेंगे जिनके हाथों में जादू तो है, लेकिन शायद वो पहला कदम उठाने का सही रास्ता ढूंढ रहे हैं। सही बात है। हमारे पास आज एक बहुत ही दिलचस्प लेख है जो इसी विषय की गहराई में उतरता है। तो चलिए इस लेख से निकले जरूरी आइडियाज और तरीकों को समझते हैं। हाँ, ताकि कोई भी अपने हुनर को एक छोटे से बिजनेस में बदल सके। हमारा मकसद है कि इस बातचीत के खत्म होने तक किसी को भी शुरुआत करने का आत्मविश्वास मिल जाए। तो शुरू कहां से करें? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अचानक से हाथ से बनी चीजों की इतनी बात क्यों होने लगी है। ये कोई नया चलन तो है नहीं। सही सवाल है। लेख का भी यही मूल विचार है कि आज के दौर में जहां हर चीज मशीन से बन रही है, एक जैसी दिख रही है, लोग हाथ से बनी अनूठी चीजों को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं। और इसके पीछे आप देखें, लोगों की सोच से जुड़ा एक गहरा कारण है। जब कोई हाथ से बनी चीज खरीदता है तो वो सिर्फ एक वस्तु नहीं खरीद रहा होता। अच्छा। वो उस कलाकार की मेहनत, उसके विचार और उसकी भावनाओं का एक हिस्सा खरीद रहा होता है। उस चीज में कहानी होती है। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, इसका सीधा असर कीमत पर पड़ता है ना। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, मशीन से बना एक स्कार्फ शायद 200 रुपए का हो। हाँ। लेकिन हाथ से बना प्राकृतिक रंगों से रंगा स्कार्फ, जिसके साथ एक छोटी सी कहानी हो कि इसे राजस्थान की एक महिला कारीगर ने 15 घंटे में बनाया है, वही स्कार्फ ग्राहक 1000 रुपए में भी खुशी खुशी खरीदेगा। वाह। ग्राहक वो 800 रुपए का फर्क सिर्फ कपड़े के लिए नहीं, बल्कि उस कहानी और उस कला के सम्मान के लिए चुका रहा है। कमाल है। और भारत तो सदियों से ऐसी ही कहानियों और कला का देश रहा है। हमारे हर कोने में कोई ना कोई अनोखी कला जिंदा है। मुझे लगता है इंटरनेट ने बस उस कला को दुनिया का दरवाजा दिखा दिया है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहले कलाकार को अपनी कला बेचने के लिए दिल्ली हाट या किसी बड़े शहर की आर्ट गैलरी पर निर्भर रहना पड़ता था। सही है। लेकिन अब इंटरनेट ने इन दूरियों को मिटा दिया है। आज उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का कलाकार सीधे न्यूयॉर्क में बैठे ग्राहक को अपना सामान बेच सकता है। सच में दुनिया अब एक बाजार बन गई है। बिल्कुल। ये तो बहुत कमाल की बात है कि इतने सारे रास्ते खुल गए हैं। लेकिन कभी-कभी ज्यादा रास्ते भी उलझन पैदा करते हैं।
एक कलाकार के तौर पर ये सोचना कि मैं जो बना रही हूँ क्या वो इन वैश्विक बाजारों में किसी को पसंद भी आएगा? अपनी दुकान आखिर लगाई कहाँ जाए? और ये सबसे जरूरी सवाल है। ऑनलाइन दुनिया में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो खासतौर पर ऐसे कलाकारों के लिए ही बने हैं। जैसे? इनमें सबसे बड़ा नाम है Etsy। इसे आप हाथ से बनी चीजों का एक ग्लोबल मेला समझ सकते हैं। मैंने Etsy के बारे में सुना है। कहते हैं वहाँ चीजों की अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन वहाँ तो दुनिया भर के कलाकार हैं। ऐसे में एक भारतीय कारीगर कैसे अपनी अलग पहचान बना सकता है? क्या सिर्फ भारतीय होना ही काफी है? बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ भारतीय होना काफी नहीं है, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। Etsy पर ज्यादातर अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के ग्राहक आते हैं। अच्छा। और वो लोग कुछ अनोखा, कुछ असली ढूंढ रहे होते हैं। वो जब इंडियन आर्ट सर्च करते हैं तो वो सिर्फ एक उत्पाद नहीं, बल्कि एक संस्कृति का अनुभव खरीदना चाहते हैं। वहां आपकी मधुबनी पेंटिंग या टेराकोटा की ज्वेलरी सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि अ पीस ऑफ इंडिया है, और वो इसके लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार रहते हैं। अच्छा, तो Etsy एक तरह की खास दुकान हो गई जहां ग्राहक खुद कुछ ढूंढता हुआ आता है। लेकिन इंस्टाग्राम का डिजिटल शोरूम वाला आइडिया मुझे और भी दिलचस्प लगा। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ दुकान ग्राहक के पास चलकर जाती है, उनकी फोन स्क्रीन पर। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। बिल्कुल। Etsy एक सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम एक विजुअल डिस्कवरी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ आपकी एक खूबसूरत तस्वीर स्क्रॉल करते हुए किसी को रोक सकती है और खरीदने के लिए मजबूर कर सकती है। यहाँ आप सिर्फ अपना सामान नहीं दिखाते, आप सामान बनने की प्रक्रिया, अपने वर्कशॉप की झलक, अपनी कहानी, सब कुछ दिखा सकते हैं। अच्छा। और सही हैशटैग जैसे हैंडमेड इन इंडिया या इंडियन आर्टिजन का इस्तेमाल करके आप सीधे उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन्हें आपके काम में दिलचस्पी है। और हमें वो पारंपरिक तरीकों को भी नहीं भूलना चाहिए, जैसे दिवाली मेले, क्राफ्ट बाजार। हाँ, स्थानीय हाट। हाँ, मुझे लगता है इनका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है, बल्कि कुछ मामलों में बढ़ गया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको दुनिया भर में ग्राहक देते हैं, लेकिन ऑफलाइन बाजार आपको अपने आस पड़ोस में विश्वास और पहचान बनाने में मदद करते हैं। जब लोग आपसे सीधे मिलते हैं, आपके काम को छू कर देखते हैं, आपकी आंखों में अपने काम के लिए जुनून देखते हैं, तो एक अलग तरह का रिश्ता बनता है। सही बात है। एक सफल बिजनेस के लिए अक्सर इन दोनों का संतुलन बनाना ही सबसे कारगर साबित होता है। ऑनलाइन दुनिया में आपकी दुकान है और ऑफलाइन दुनिया में आपका चेहरा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि बेचना कहाँ है। अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर कलाकार को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्या बनाएं? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा क्या है जो लोगों को पसंद आएगा? लेख में कुछ बहुत लोकप्रिय श्रेणियों का जिक्र है जो शायद हमारे सुनने वालों को कुछ आइडिया दे सकती हैं। हाँ, और ये श्रेणियां दिखाती हैं कि बाजार का झुकाव किस तरफ है। सबसे पहले है हस्तनिर्मित आभूषण, ज्वेलरी। हाँ, टेराकोटा, मोतियों की ज्वेलरी या फिर ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी, ये आजकल बहुत चलन में है। और ये सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी काफी पसंद की जाती है ना? बहुत ज्यादा। विदेशों में जिसे बोहो शिक या एथनिक स्टाइल कहते हैं, अच्छा। उसमें इस तरह की ज्वेलरी एकदम फिट बैठती है। ये बड़ी बड़ी ब्रांडेड ज्वेलरी से अलग दिखती है और एक व्यक्तिगत स्टाइल स्टेटमेंट बनाती है। दूसरी श्रेणी है होम डेकोर, जैसे मैक्रम की वॉल हैंगिंग, हाथ से पेंट किए हुए गमले या अनोखे डिजाइन वाले कुशन कवर्स। लोग अब अपने घरों को सिर्फ सजाना नहीं चाहते, वो उसे एक पर्सनल टच देना चाहते हैं। और खासकर महामारी के बाद लोग अपने घर के माहौल को लेकर ज्यादा सजग हो गए हैं। वो ऐसी चीजें चाहते हैं जो उनके घर को एक शांत और कलात्मक जगह बनाएं। यहाँ एक बहुत काम की एसईओ टिप भी है, सस्टेनेबल डिकोर या इको फ्रेंडली होम जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना। इसका मतलब है कि जब आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिख रही हैं या Etsy पर अपने प्रोडक्ट का नाम और विवरण डाल रही हैं, तो इन शब्दों को जरूर शामिल करें। बिल्कुल, क्योंकि यही वो शब्द हैं जिन्हें जागरूक ग्राहक गूगल पर खोजते हैं। ये दिखाता है कि आप सिर्फ सुंदर चीजें नहीं बना रहे, बल्कि पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं। और ये बात आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा देती है। सही कहा। इसके बाद पेंटिंग्स और पारंपरिक कला का जिक्र है। मधुबनी, वारली आर्ट, ये तो हमारी विरासत है। और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई विदेशी ग्राहक मधुबनी पेंटिंग खरीदता है तो वो सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं खरीद रहा, वो भारत की सदियों पुरानी एक कला परंपरा, एक लोक कथा, एक पूरी संस्कृति को अपने घर ले जा रहा है। वो सिर्फ उत्पाद नहीं, उसके पीछे की भारतीय कहानी खरीद रहे हैं, और ये कहानी सुनाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये तो बहुत प्रेरणादायक है, लेकिन सिर्फ अच्छा उत्पाद बनाना और कहानी सोचना ही काफी नहीं है। उसे सही तरीके से लोगों के सामने रखना भी तो एक कला है। बिल्कुल।
यहाँ पर बिक्री की रणनीतियां काम आती हैं। ऑनलाइन दुनिया में पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? तस्वीरें। यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। ऑनलाइन दुनिया में आपकी तस्वीर ही आपका सेल्समैन है। अच्छा। एक धुंधली या कम रोशनी वाली तस्वीर आपके सबसे सुंदर उत्पाद को भी बिगाड़ दिखा सकती है। वहीं एक अच्छी साफ तस्वीर जिसे दिन की रोशनी में एक सादे बैकग्राउंड के साथ खींचा गया हो, वो एक साधारण सी चीज में भी जान डाल सकती है। और तस्वीरों के बाद आती है कहानी सुनाना, यानी स्टोरी टेलिंग। प्रोडक्ट के बारे में लिखना कि इसे किसने बनाया, कौन सी सामग्री इस्तेमाल हुई, क्या ये सच में इतना असर डालता है? ये बहुत शक्तिशाली है। मुझे याद है, मैंने एक बार हाथ से बना एक लैंप खरीदा था। उसके साथ एक छोटा सा कार्ड था जिसमें लिखा था, इस लैंप को बनाने वाली मिट्टी हमने अपने गांव के तालाब से निकाली है। उस एक लाइन ने उस लैंप को मेरे लिए एक बेजान चीज से एक कहानी में बदल दिया। वाह! यही कहानी सुनाने की ताकत है। जब आप बताते हैं कि ये कुशन कवर गांव की एक महिला ने हाथ से काढ़ा है, तो आप सिर्फ एक कुशन कवर नहीं बेच रहे, आप एक भावना और एक नैतिक विकल्प बेच रहे हैं। और जब ग्राहक उस भावना से जुड़ता है तो वो जरूर एक अच्छा रिव्यू भी छोड़ेगा, जो दूसरे ग्राहकों को भरोसा दिलाता है। बिल्कुल। अच्छा, ऑफलाइन रणनीतियों में नेटवर्किंग और कस्टमाइजेशन, मतलब ग्राहकों की पसंद के अनुसार बदलाव करने का जिक्र है। कस्टमाइजेशन ग्राहक को खास महसूस कराता है। जब आप किसी को उसके नाम का पहला अक्षर कढ़ाई किया हुआ रुमाल देते हैं, तो वो उसके लिए सिर्फ एक रुमाल नहीं रह जाता, वो एक यादगार तोहफा बन जाता है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर सिर्फ सामान नहीं बेचती, बल्कि एक ब्रांड बनाती हैं। आपकी कला आपका उत्पाद है और आपकी कहानी आपका ब्रांड है। इन सब रणनीतियों और विचारों को एक साथ जोड़ती है लेख में दी गई एक सच्ची कहानी। ये लखनऊ की अनीता की कहानी है, जो दिखाती है कि ये सब बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, बल्कि असलियत में काम करती हैं। हाँ, ये केस स्टडी इस पूरी चर्चा को एक ठोस जमीन देती है। ये दिखाती है कि ये सब मुमकिन है। अनीता बहुत अच्छी कढ़ाई करती थी। शुरुआत में वो सिर्फ अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए कुशन कवर बनाती थी। फिर उनके बेटे ने उनकी मदद की और अनीता's क्रिएटिव कॉर्नर नाम से एक इंस्टाग्राम पेज बना दिया। देखिए, पहला कदम कितना सरल था। किसी बड़ी वेबसाइट या दुकान की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, बस एक इंस्टाग्राम पेज। इससे पता चलता है कि शुरुआत करने के लिए बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और उनकी शुरुआती मार्केटिंग का तरीका तो और भी दिलचस्प था। वो पास के पार्क में जाती थीं, जहां दूसरी माताएं अपने बच्चों के साथ आती थीं और उन्हें अपना सैंपल दिखाती थी। ये जमीनी स्तर की नेटवर्किंग थी। हाँ, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक बेहतरीन मेल है। प्रोडक्ट को सीधे लोगों को दिखाया और फिर उन्हें खरीदने के लिए अपने ऑनलाइन पेज पर भेज दिया। बहुत ही स्मार्ट तरीका। और नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने सिर्फ 2000 रुपए की लागत से शुरुआत की। सिर्फ 2000? हाँ, और पहले ही महीने 3000 रुपए कमाए। और आज 2 साल बाद वो 5 अन्य महिलाओं को रोजगार दे रही हैं और हर महीने 15 से 20,000 रुपए की शुद्ध आय कमा रही हैं। इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि बड़े निवेश से ज्यादा बड़ी आपकी मेहनत और सही दिशा होती है। अनीता की कहानी ये साबित करती है कि आपको शुरू करने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है। आपको बस एक हुनर, थोड़ी सी हिम्मत और सही जानकारी की जरूरत है। उन्होंने अपने एक छोटे से शौक को एक स्थायी और सम्मानजनक व्यवसाय में बदल दिया। बिल्कुल। तो अब जब हम अनीता की कहानी से इतना प्रेरित हो चुके हैं, तो सवाल उठता है कि अगर कोई आज ही शुरुआत करना चाहे, तो सबसे पहला, सबसे आसान कदम क्या होना चाहिए? बिल्कुल। चलिए सोचते हैं कि अगर कोई अभी ये सुन रहा है, तो वो अगले 1 घंटे में क्या कर सकता है। सबसे पहले अपना हीरो प्रोडक्ट चुने। हीरो प्रोडक्ट यानी वो एक चीज जिसे बनाने में आप सबसे माहिर हैं। 100 चीजें एक साथ बनाने की कोशिश ना करें, सिर्फ एक पर ध्यान दें। ये बहुत जरूरी है। एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने से आप उसमें बेहतरीन बन सकते हैं और आपकी एक पहचान बनती है। ठीक है, तो हीरो प्रोडक्ट चुन लिया। अब अपने फोन से उसकी 5-6 साफ और सुंदर तस्वीरें खींचें। घर में जहां सबसे अच्छी रोशनी आती हो, वहां एक सफेद चादर बिछाकर उसके ऊपर प्रोडक्ट रखें और अलग अलग एंगल से फोटो लें। कोई महंगा कैमरा नहीं चाहिए, बस अच्छी रोशनी चाहिए। तस्वीरों के बाद आता है इंस्टाग्राम। एक नया प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट बनाएं। बायो में साफ साफ लिखें कि आप क्या बेचते हैं और ऑर्डर कैसे करना है। हाँ। अपनी खींची हुई सबसे अच्छी तस्वीर पोस्ट करें और कहानी में बताएं कि इसे बनाने का आइडिया कहाँ से आया। और फिर आता है सबसे मुश्किल सवाल, कीमत। इसका एक सरल फॉर्मूला है, सामान की लागत प्लस आपकी मेहनत का मोल प्लस थोड़ा सा मुनाफा।
अपनी मेहनत का मोल लगाना सबसे जरूरी है। ये मत सोचिए कि धागे और कपड़े के कितने पैसे लगे। नहीं, आप अपनी कला, अपने हुनर और उस काम में लगे घंटों की कीमत जोड़ रहे हैं। और जब पहला ऑर्डर आ जाए तो शिपिंग के लिए क्या करें? शुरुआत के लिए इंडिया पोस्ट का स्पीड पोस्ट एक अच्छा और भरोसेमंद विकल्प है। जब ऑर्डर बढ़ने लगे तो शिप रॉकेट जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता कर सकते हैं। अच्छा, जो कई करियर कंपनियों के विकल्प एक ही जगह देते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूंगा। बताइए। पैकेजिंग। जब ग्राहक आपका पैकेट खोले तो उसका अनुभव कैसा होता है, ये बहुत मायने रखता। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। हाँ, आपके प्रोडक्ट को सिर्फ सुरक्षित पहुंचाना ही काफी नहीं है, उसे खूबसूरती से पैक करें, अंदर हाथ से लिखा एक छोटा सा थैंक यू नोट डालें। ये छोटी सी चीज ग्राहक को दोबारा खरीदने के लिए प्रेरित करती है। ये दिखाता है कि आपने सिर्फ एक ऑर्डर नहीं भेजा, बल्कि अपनी कला का एक हिस्सा प्यार से भेजा है। सही कहा। और मुझे लगता है वीडियो कंटेंट यानी रील्स भी बहुत काम आ सकती हैं। लोग ये देखना पसंद करते हैं कि उनका सामान आखिर बनता कैसे है। हाँ, बिहाइंड द सीन्स। वो बिहाइंड द सीन्स देखना चाहते हैं। हाँ, ये पारदर्शिता और प्रामाणिकता को बढ़ाता है। जब लोग देखते हैं कि एक एक मोती हाथ से पिरोया जा रहा है या एक एक ब्रश स्ट्रोक्स हाथ से लगाया जा रहा है, तो वो उस चीज की ज्यादा इज्जत करते हैं और उसकी कीमत को भी समझते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार यही है कि आपकी रचनात्मकता, आपका हुनर कभी बेकार नहीं जाता। कभी नहीं। आज के दौर में हस्तशिल्प का व्यवसाय शुरू करना न केवल आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है, बल्कि ये एक ऐसा काम है जो आपको मानसिक शांति और अपनी कला से जुड़ने की संतुष्टि भी देता है। भारत जैसे देश में जहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो एक छोटे से कदम की। अनीता की कहानी हमें यही सिखाती है। हर बड़ा सफर एक छोटे कदम से ही शुरू होता है। और एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हर बड़ा बिजनेस पहले दिन छोटा ही होता है। तो अगर आपके मन में भी कोई ऐसा विचार है, तो शायद आज ही वो पहला दिन है उस विचार को हकीकत में बदलने का। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। ये पूरी चर्चा उत्पाद बेचने और एक कलाकार के तौर पर शुरू करने पर केंद्रित है। लेकिन जैसे जैसे व्यवसाय बढ़ता है, एक कलाकार को एक बिजनेस मैनेजर कब बनना पड़ता है? अच्छा सवाल है। और उस रचनात्मकता को खोए बिना ये बदलाव कैसे किया जा सकता है जिससे सब कुछ शुरू हुआ था? तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। कला से कारोबार, घर बैठे कमाई का जरिया। आज हमने सीखा कि कमाई के लिए हमेशा बड़ी मशीन, दुकान या पूंजी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी आपके हाथों की कला ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आप गृहिणी हैं, रिटायरमेंट के बाद कुछ करना चाहते हैं, या अपनी क्रिएटिव स्किल्स से आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो यह रास्ता आपके लिए बिल्कुल संभव है। याद रखिए, अच्छी फोटो, सच्ची कहानी, सही दाम, भरोसेमंद पैकेजिंग, यही आपकी कला को ब्रांड बनाती है। छोटी शुरुआत करें, पहला ऑर्डर पाएं और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाएं। अगर यह एपिसोड आपको प्रेरक लगा हो तो स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक और यूट्यूब पर पैसा से पैसा को फॉलो करें। मैं हूं आपका होस्ट रमेश चौहान। हर शुक्रवार लेकर आता हूं ऐसे ही एपिसोड जो आपको आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, आपकी कला सिर्फ शौक नहीं, आपकी कमाई का साधन भी हो सकती है। धन्यवाद।